रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है एज ऑफ रीज़न पे, जो कि रफली है 1688 से लेकर 1798 तक। जो हमने पहले पढ़ी वो थी एज ऑफ रिस्टोरेशन, जो कि ओवरलैप करती है इससे, जो कि तकरीबन 1660 से 1700 तक थी। लेकिन ये जो एज ऑफ रीज़न है ये स्पेसिफ़िक दो इवेंट्स के दरमियान काउंट की जाती है। तो आप इसे 1700 टू 1800 भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्टली इसकी दो डेट्स दी जाती हैं वो 1688 टू 1798 हैं। दो इवेंट्स हुए थे। एक थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो 1688 में हुई थी, जिसमें जेम्स टू जो कि एक कैथोलिक हायर था उसको हटाकर विलियम ऑफ ऑरेंज और मैरी को बुलाया गया था रूल करने के लिए इंग्लैंड पे। ये एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन थी कि अवाम की मर्ज़ी से बादशाह का सिलेक्शन हो रहा था। और दूसरी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि 1789 में आई थी, जो एक बड़ी ही वायलेंट किस्म की रेवोल्यूशन थी, जिसमें अवाम ने अपने हकूक़ के लिए जितने बादशाह और बादशाह के जितने रिश्तेदार हैं और उनसे रिलेटेड जितने लोग थे उनको कत्ल कर दिया था और उनकी जगह हुकूमत ले ली थी। तो ये जो दो रेवोल्यूशन हैं, जो इंग्लैंड की रेवोल्यूशन है वो बग़ैर किसी ब्लड शेड के हुई है। कोई ब्लड शेड नहीं है उसमें, कोई उसमें जंग नहीं हुई है कोई, बल्कि वो नेगोशिएशन और जो है वो बातचीत के ज़रिए हुई है। जबकि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो एक इनकलाबी जद्दोजहद के बाद आई है। तो इन दोनों के दरमियान जो एज है उसको मार्क किया जाता है एज एज ऑफ रीज़न। इसे हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं। रोमन एम्परर था एक ऑगस्टस, जिसका जो दौर था वो लिटरेचर का गोल्डन एज रोम में ख्याल किया जाता है, जिस तरह के एलिज़ाबेथन जो है वो इंग्लैंड में ख्याल किया जाता है। तो उसके नाम पर इंग्लिश राइटर्स ने इस दौर को कहा ऑगस्टन एज, और उन्होंने बाकायदा अपनी जो राइटिंग्स हैं उनको रोमन क्लासिक्स जैसे कि वर्जिल, होरेस और जुवेनल उनके मॉडल्स पर उन्होंने सेट किया। और इस दौर की जो की इंटेलेक्चुअल मूवमेंट थी वो एनलाइटनमेंट थी, और उसमें क्या था कि एम्फेसिस जो था वो लॉजिक पे था, ऑर्डर पे था, एम्पिरिकल एविडेंस पे था और प्रोग्रेस पे था बनिस्बत रिलीजियस डोगमा और फ्यूडल ट्रेडिशन के। सेंट्रल टेंशन इसमें एक बड़े मज़े की थी इस दौर में, यानी एक तरफ जो पब्लिक डेकोरम है, रीज़न है, सोशल ऑर्डर, इस सारे को सेलिब्रेट किया जाता था कि कुछ तरतीब होनी चाहिए, किसी बाकायदा किसी क्लासिक को फॉलो करना चाहिए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। और दूसरी तरफ जो नावल है वो इस दौर में पैदा हुई और पायनियर भी हुई और इससे आगे भी बढ़ी। और नावल के बारे में एक ऐसी फॉर्म थी जो कि प्राइवेट एक्सपीरियंस से रिलेटेड थी, इंडिविजुअल साइकोलॉजी इसमें डिस्कस हुई थी, और जो रॉ फॉर्म ऑफ इमोशंस है उसको डील करती थी। जबकि दूसरी तरफ जो इन सारी चीज़ों को पोइट्री, ड्रामा वगैरह में निगेट किया जा रहा था। न्यू क्लासिसिज्म की स्पिरिट आई इसमें। न्यू क्लासिसिज्म भी इस दौर को कहा जाता है क्योंकि इसमें क्लासिक्स को कॉपी किया जा रहा था। न्यू क्लासिसिज्म मतलब आप हाफ या न्यू समझ लें कि न्यू क्लासिसिज्म एक किस्म का। तो जो क्लासिक्स हैं उनको कॉपी किया जाता था, क्लासिसिज्म ही वर्ल्ड व्यू था। और इस दौर के जो न्यू क्लासिसिज्म के कोर प्रिंसिपल्स हैं, पहला था ऑर्डर एंड डेकोरम, कि यूनिवर्स जो है वो एक रैशनल ऑर्डरली मशीन है। और न्यूटन ने उसी वक्त कहीं पे ग्रेविटी एक्सप्लेन की थी, और उन्होंने कहा था कि बाकायदा साइंस असूलों पर चलती है। और आर्ट जो है उसको लाजमी तौर पर इस तरतीब को, ऑर्डर को मिरर करना चाहिए, उसमें वो नज़र आना चाहिए। एक पोएम हो या प्ले है हो, उसको स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करना चाहिए। यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन होनी चाहिए। हर जॉनरा की अपनी एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लियर बिगिनिंग होनी चाहिए, मिडल होना चाहिए और एंड होना चाहिए। और जो नेचर है उसमें, नेचर से मुराद वाइल्ड नेचर नहीं, जैसे कि जंगली सीनरी, पौधे पत्ते जानवर नहीं, बल्कि जनरल ह्यूमन नेचर मुराद ली जाती थी, जिसमें यूनिवर्सल जो है वो मतलब जो ह्यूमन नेचर है वो हर जगह एक जैसी है। पैशंस और बिहेवियर जो हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, सब लोगों के बारे में पता होना चाहिए और ये कॉमन होते हैं, कोई यूनिक वाइल्ड लैंडस्केप नहीं है। यानी अगर शहरी लोग हैं तो वो एक ख़ास तरह बिहेव करेंगे, गांव के लोग एक ख़ास तरह बिहेव करेंगे, ये नहीं कि हर इंडिविजुअल जो है वो अलग तरह से बिहेव करेगा। और आर्ट का जॉब क्या है
कि वो इस नेचर के सामने मिरर होल्ड करके रखे, और एक जनरलाइज सेंस में नहीं, ना ये कि अपने इमोशंस क्रिएट करता रहे। विट और सटायर जो है वो इस दौर की बड़ी कॉमन चीज़ें थी। और अगर हमें जो फ्रस्ट्रेशन में देखें तो उन्होंने कहा था कि विट जो है वो सिर्फ ह्यूमर नहीं है, बल्कि ये एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है जो कि डिसिमिलर थिंग्स में रिसेम्बलेंस देखती है। यानी बज़ाहिर अगर आप देखें कि मजहबी और दुनियावी जो लिबरलिज़म है वो दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स हैं, लेकिन अगर आप उनको पे गौर करें तो वो एक ही चीज़ें लगती हैं, क्योंकि दोनों लोग जो हैं वो एक्सट्रीम की बात करते हैं। और अगर कोई राइटर जो है वो इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस करते हुए इसमें से ह्यूमर जनरेट करता है तो वो विट होगा। या कोई भी दो चीज़ें जो कि बज़ाहिर दूर दूर नज़र आ रही हैं उनमें सिमिलर रिजेम्बलेंस देखकर उन पे एक मज़ाक क्रिएट करने को विट कहते थे। जबकि सटायर क्या है? यूज़ ऑफ आयरनी, रिडिक्यूल और विट टू एक्सपोज फॉली, यानी गलतियाँ और फ्लॉज जो हैं वो एक्सपोज करने के लिए स्टाइल यूज़ होता था, और ये इस दौर का डोमिनेंट मोड था। ये जो एज है ये इस बात पे बिलीव करता था कि जो लाफ्टर है वो सोशल वाइज को सरमन्स के निस्बत ज़्यादा करेक्ट कर सकता है, यानी बजाय इसके कि आप लंबे लंबे खुतबे दें, अगर आप उन पे मज़ाक के थ्रू उन पे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिटी वर्सेस कंट्री का ये सीन था कि जो ट्रू लोकस ऑफ सिविलाइजेशन है वो ये समझते थे कि सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन लंदन है, और सेंटर ऑफ कॉमर्स भी है, कोड भी है, कल्चर भी है। और उसके मुकाबले में अगर कंट्री साइड को देखें तो कहते थे कि या तो ये इग्नोरेंट रस्टिसिटी है, यानी देहातीपन, गंवारपन, या बड़ा ही अच्छी फॉर्म में देखें उसको देहात को तो वो एक किस्म का रेस्टिंग प्लेस है जो परेशान शहरी लोग हैं उनके लिए, वो वहाँ पे सुकून हासिल करने के लिए जा सकते हैं। न्यू क्लासिकल स्पिरिट के जो सबसे मेजर राइटर हैं उनमें अलेक्जेंडर पॉप है, जो कि 1688 में पैदा हुए, 1744 में डेथ हो गई उनकी, और ये हीरोइक कपलेट के अनडिस्प्यूटेड मास्टर हैं। इन्होंने वो जो शेर की फॉर्म है, दो राइम्ड लाइन्स होती थी एमिक पेंटामीटर की, उसको एक्सट्रीम पे ले गए थे। पूरी नेशन प्रोटेस्टेंट है, पोप जो हैं वो कैथोलिक हैं, फिज़िकली भी डिसेबल हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि लैंग्वेज को अपने इस जो यूनिकनेस और अपनी इस तन्हाई को दूर करने के लिए लैंग्वेज को एज वेपन यूज़ किया था। इनको हम डिटेल में इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में है, तो अभी हमने इनका अलेक्जेंडर जो द रेप ऑफ द लॉक है वो पढ़ना है क्लासिकल पोइट्री में, इसलिए हम इनको वहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। प्रोज में देखें तो 1667 से लेकर 1745 तक जोनाथन स्विफ्ट हैं, जो एक एंग्लो आयरिश क्लर्जी मैन थे और सेंट पैट्रिक के कैथेड्रल में डीन भी थे डबलिन के, और ये एक मिज़ेंथ्रोप थे, यानी इनको इंसानों से ही नफ़रत थी। ये सेविज किस्म की इंडिग्नेशन के मास्टर थे, यानी क्रिटिसाइज़ करते थे और बहुत शदीद किस्म का, और शायद इंग्लिश के ग्रेटेस्ट प्रोज टायरिस्ट हैं। प्रोज में जो सटायर क्रिएट हुआ है उसमें अभी तक स्विफ्ट का कोई मैच नहीं है। इनके कीवर्क्स में एक मॉडेस्ट प्रपोजल है जो उन्होंने 1729 में किया था, और ये अभी तक का लिखे जाने वाला मोस्ट डेवस्टेटिंग स्टाइल है, यानी उन्होंने बहुत ज़्यादा शदीद क्रिटिसिज्म किया है। इसकी लॉजिक इम्पेक्केबल है, लेकिन टोन जो है वो बड़ी काम और स्टेरिकल है। स्विफ्ट प्रपोज करते हैं कि गुर्बत ख़त्म करने का, कि जो गरीब आयरिश लोग हैं उन्हें चाहिए कि अपने बच्चे जो हैं वो अमीर लोगों को एज़ फूड बेच दिया करें, और इस पे वो दरअसल अटैक करते हैं इंग्लिश इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को, और इसके मुकाबले में जो आयरिश पैसिविटी है और वो जो कोई रेजिस्टेंस नहीं कर रहे वो, और उसमें एक बड़ी अजीब सी आयरनी वो क्रिएट करते हैं। यानी जहाँ अंग्रेज़ जो अमीर हैं, इंग्लैंड और आयरलैंड आर टू डिफरेंट कंट्रीज़, दे बोथ आर इंग्लिश स्पीकिंग, लेकिन आयरलैंड में आयरिश भी बोली जाती है और उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, और उसने एक बहुत बड़ी जंग के बाद, सिविल वॉर के बाद इंग्लैंड से आज़ादी हासिल की थी। तो आयरलैंड वाले जो हैं उनके सारे रिसोर्सेज इंग्लैंड में इस्तेमाल होते थे, तो इस पे उन्होंने तंज़ किया था, और आयरलैंड वाले लोग इस बात पे कुछ रेजिस्ट नहीं करते थे। तो इस पे उन्होंने तंज़ के तौर पर ये लिखा था कि अगर वो अपने बच्चे बेच दें तो उनकी खुराक का मसला भी हल हो जाएगा और आयरलैंड वालों की आबादी का मसला भी हल हो जाएगा। दूसरा उनका सटायर है ग्लिवर्स ट्रैवल, जो 1726 में आया, और ये एक चिल्ड्रन बुक के तौर पे आया, लेकिन ये चिल्ड्रन बुक से कहीं बढ़ कर है।
ये भी आप पढ़ेंगे सिलेबस में। इसमें 4 वॉयजेस करता है समुद्री सफ़र एक आदमी जिसका नाम है गुलिवर, और उसमें एक जो है टिनी लिलीपुट्स हैं, जो लिलीपुटियंस हैं, और वो एक्सपोज करते हैं कि कोर्ट पॉलिटिक्स कितनी फ़जूल और पेटी है। जब आप वो पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कितनी वो फजूल बातों पे लड़े होते हैं। उसके बाद ब्रॉबडिग्नेगियंस हैं जो कि जिएंट हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, और वो दिखाते हैं कि हम मोरली कितने घटिया और शैलो हैं। उसके बाद एक लापटा का फ्लोटिंग आइलैंड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट साइंस जिसमें कंपैशन नहीं है उसका मजाक उड़ाता है। और एंड पे हैं हुइनहेम्स जो कि रैशनल हॉर्सेस हैं जिनके मुकाबले में वर फिल्दी और इरेशनल याहूज़ जो हैं, जो इंसान हैं, और उसमें स्विफ्ट कंपैरिजन करता है जानवरों और इंसानों का, और उसमें ये दिखाता है कि जो जानवर हैं वो कितने रैशनल और समझदार हैं। और एंड पे वो एक हॉरिफाइंग वर्डिक्ट देता है कि ह्यूमैनिटी जो है वो कोई नोबल क्रिएचर नहीं है जो कि फॉलन फ्रॉम ग्रेस है, बल्कि एनिमल्स की एक डिग्रेडेड फॉर्म है। जोसेफ एडिसन हैं और रिचर्ड स्टीले। जोसेफ एडिसन की 1672 1719 और स्टीले जो है 1729। दोनों ने मिलकर एक मैगज़ीन स्पेक्टेटर की बुनियाद रखी जो कि एक डेली पीरियडिकल था जिसमें इनने मॉडर्न जर्नलिज्म को इन्वेंट किया, और वहीं पे एसे ऑफ मैनर्स इन्वेंट हुए। इनका एक फिक्शनल क्लब था जो कि एक जेंटलमैन मिस्टर स्पेक्टेटर जो है वो लीड करते थे, और उसमें फ़ैशन डिस्कस किया जाता था, मोरालिटी और लिटरेचर, बहुत ही पोलाइट विट के साथ। और इस पूरी सेंचुरी का जो मिडिल क्लास टेस्ट है उसको इस मैगज़ीन ने डेवलप किया था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है राइज़ ऑफ इंग्लिश नावल। 1700 से पहले प्रोज फिक्शन का मतलब था रोमांसेस, यानी आइडियलाइज्ड हीरोज़, या फिर रॉक बायोग्राफीज़ होती थी जिसमें पिकरिस्क होते थे, एडवेंचर्स होते थे। नावल जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म है। इसमें पहली चीज़ नावल इन रोमांसेस से कैसे डिफरेंट है कि पहला तो ये रियलिज्म देखता है, स्पेसिफिक टाइम्स प्लेसेस एंड डिटेल्स होती हैं, जैसे कि डिफो ने एग्जैक्ट डेट्स और इन्वेंट्रीज दी हैं। उसके अलावा इसमें एक साइकोलॉजिकल इंटीरियरिटी होती है कि हम कैरेक्टर के माइंड के अंदर जा सकते हैं, उसके डाउट्स के, उसके मेमोरीज़ के। तीसरा इसमें एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होता है। प्लॉट जो है वो एक आम इंसान की जो स्ट्रगल है एक स्पेसिफिक वर्ल्ड में उसको देखता है, कोई मिथिकल हीरो की क्वेस्ट को डील नहीं कर रहा होता। और इसकी जो रीडरशिप थी वो मिडिल क्लास थी, मर्चेंट्स थे, ट्रेड्समैन थे, और ख़ास तौर पे औरतें जो कि लेजर टाइम इसे पढ़ती थी और लाइब्रेरीज़ में सर्कुलेट होते थे। और ऐसे लोग जो हैं वो अपनी लाइफ्स के बारे में स्टोरीज चाहते थे, कोई हीरोइक रोमांसेस नहीं, उनकी अपनी इश्यूज़ जैसे कि मनी, मैरिज, रेपुटेशन, इस तरह के इश्यूज़ वो डिस्कस करना चाहते थे। तो वहाँ से इंग्लिश नावल जो है वो राइज़ हुआ। सबसे पहला अगर हम देखें तो 1660 टू 1731 इनको डैनियल डिफो को फादर ऑफ इंग्लिश नावल भी कहते हैं, अगरचे उन्होंने ख़ुद को उसे इन्हीं हिस्ट्रीज़ कहा है। वो एक जर्नलिस्ट और सिपाही थे। डिफो ने बड़ी ही विविड डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में लिखा हुआ है। पहला उनका जो नावल की फॉर्म में कहा जाता है वो है रॉबिन्सन क्रूसो, जो 1719 में आया। ये एक स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है एक मर्केंटाइल इंडिविजुअलिस्ट की। क्रूसो जो है उसका शिप जो है वो तबाह हो गया है, लेकिन वो रेस्क्यू के लिए दुआ नहीं करते बल्कि एक टेबल बनाते हैं और अपनी स्टोरी में अपना रिकॉर्ड रखते हैं, एक लेजर बनाते हैं गुड वर्सेस इविल का। एंड पे वो नेचर को कंक्वर करते हैं और फ्राइडे को इंस्लेव करते हैं। ये एक मिथ है कैपिटलिज्म की, कॉलोनियलिज्म की और प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक की। उसके बाद है मॉल फ्लैंडर्स जो 1722 में आया। ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है एक थीफ की, एक प्रॉस्टिट्यूट की और एक बिगेमिस्ट जिसने 2 शादियाँ की हुई हैं, जो जिसने अपनी लाइफ में न्यू गेट प्रिजन में गुजारी और एंड में वो क्या हुआ, रिच और रिपेंडेंट हो गई। ये जो स्कैंडल में हम सब सिंपथाइज करते हैं मॉल के, क्योंकि उसके जो क्राइम हैं वो रैशनल रिस्पॉन्सेज हैं पॉवर्टी की तरफ और वो सोसाइटी की तरफ जिसने औरत को कोई भी लॉफुल तरीका नहीं दिया कि वो सर्वाइव कर सके, तो उसको क्या करना पड़ता है कि अनलॉफुल तरीक़ों से तरक्की हासिल करनी पड़ती है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो सैमुअल रिचर्डसन को भी फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक जो डिफो हैं उन्होंने शायद सही तरीके से जो उनके नावल्स थे वो प्रॉपर नावल फॉर्म में नहीं थे। ये एक प्रिंटर थे जो कि लव लेटर्स के मॉडल पे उन्होंने बुक्स लिखी और उसको उन्होंने साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल लिया। उनका जो पहला नावल है वो है पामेला और विर्चू रिवार्डेड, और इसी को
शायद पहला बाकायदा नावल तस्लीम किया जाता है। इसमें एक यंग नौकरानी है जो कि अपने अमीर मालिक की जो रिपीटेड सेक्सुअल एडवांसेस हैं उनको रेजिस्ट करती है। वो घर में लेटर लिख के भेजती है अपने तमाम जो फेयर्स हैं, होप्स हैं और अपनी मोरल रीजनिंग का, और आखिरकार वही मालिक जो है वो उससे शादी कर लेता है। वर्चू रिवार्डेड मतलब उसे अपनी नेकी का इनाम मिलता है। इसकी सारी जो जज्बातियत है और मॉरलिज्म में पामिला एक रेवोल्यूशन था। इसका सारा का सारा प्लॉट जो है वो इंटरनल है और हम सर्वेंट की कॉन्शियसनेस के अंदर सारा का सारा नावल पढ़ते हैं। फिर आए जो हेनरी फील्डिंग, ये एक मैजिस्ट्रेट थे, प्ले राइट भी थे और स्टाइलिस्ट भी थे, जिन्हें रिचर्डसन की मॉरल सीरियसनेस से इंतहाई शदीद प्रॉब्लम थी। तो वो कहते थे कि पामिला जो है वो प्रूडरी है, और उन्होंने इसके बदले में एक पैरोडी लिखी शामिला। उसके बाद उन्होंने अपना एक खुद का काउंटर मॉडल बनाया और उस नावल का नाम लिखा उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स अ फाउंडलिंग। ये कॉमिक मास्टरपीस था 18th सेंचुरी का। टॉम जो है वो एक अच्छे दिल का इम्पल्सिव सेक्सुअली एक्टिव यंग मैन है, और ये नावल एक पिकरस जर्नी है अक्रॉस इंग्लैंड। इसमें इन्स हैं, मुख्तलिफ सराय हैं, फ़ाइट्स हैं, मिस्टेकन आइडेंटिटीज़ हैं, डिग्रेशंस हैं, और फील्डिंग ने हमें एक बड़ा सोशल पैनोरामा दिया है कंट्री की जो शरीफ लोग हैं और लंदन की जो लो लाइफ है जिसमें लंदन के गरीब लोग दिखाए जाते हैं। और वो स्टोरी को इंटरप्ट करता है एक कॉमिक ऑथर चैप्टर्स के साथ, जिसमें वो अपने आप को मास्टर कुक से कंपेयर करता है जो कि अपने नैरेटिव में मसाले डालता है। टॉम जॉन्स जो है वो एक रोबस्ट, वार्म और डीपली ह्यूमन नावल है। और अगर आप की डिफरेंस देखें तो जो रिचर्डसन है उसने एपिस्टलरी स्टाइल में लिखा है, यानी एपिस्टलरी नावल ऐसा होता है जो कि सिर्फ लेटर्स की फॉर्म में होता है, और ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म है क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर की इनर जो वर्ल्ड है उसको दिखाया गया है। जबकि फील्डिंग जो है वो कॉमिक एपिक लिखता है किस्म की प्रोज में, उसमें एक्शन है, डायलॉग्स हैं, सोशल सटायर है, और ये दोनों मिलके नावल के दो मेन स्ट्रैंड्स को डिफाइन करते हैं। रिचर्डसन का जो नावल है वो एक प्राइवेट इंटीरियर लाइफ को दिखाता है, और फील्डिंग का जो नावल वो पब्लिक सोशल लाइफ को। बाद की जो डेवलपमेंट देखें जिसमें सेंटिमेंट और गोथिक नावल आए 1760s और 70s में, उसमें प्योर रीज़न आना शुरू हो गई। एक रिएक्शन आया, नावल ऑफ सेंसिबिलिटी आया जिसे लॉरेंस टर्ने हैं जिन्होंने ट्रिस्ट्रम शैंडी लिखा। ये एक बिजार ब्रिलियंट एंटी नावल है जो कि जिसमें 200 पेजेस तक तो हीरो पैदा ही नहीं होता। स्टर्नी जो है सेंटिमेंट को सेलिब्रेट करते हैं, रिफाइंड स्पॉन्टेनियस फीलिंग जिस रैशनल ऑर्डर के बरअक्स, यानी जिस वक्त पोइट्री और ड्रामा में रैशनल ऑर्डर चल रहा था, अकल की बात मानी जा रही थी, उस वक्त स्टर्ने ने सेंटिमेंट यानी जज्बात के बारे में लिखना शुरू किया। ट्रिस्ट्रम के फादर एक स्लेव हैं लॉजिकल सिस्टम के, वो हर बात लॉजिक पूरी करते हैं, और जो नावल है वो हिलेरियसली ये प्रूव करता है कि ज़िंदगी जो है वो लॉजिक पे नहीं चलती बल्कि वो केओस है। उसके बाद आया गोथिक नावल जिसे होरेस वॉलपोल ने डिफ़ाइन किया। उन्होंने एक नावल लिखा कास्टल ऑफ ऑटरेंटो एंड रेडक्लिफ नावल लिखा, और मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो लिखी 1794 में। रीजन्स के डार्क शेडो, एज ऑफ लाइट के रिस्पॉन्स में गॉथिक ने हमें दिए मिडिवल कासल्स, टायरनिकल नोबल्स, प्रोसिक्यूटेड हीरोइन, सुपरनेचुरल टेरर्स और सप्लाइम लैंडस्केप, यानी कि पुराने ज़माने के कासल्स होते हैं जिनमें जालिम नवाब हैं, हीरोइनों की गर्दन काटी जा रही है, उसमें घोस्ट चीज़ हैं और बहुत खूबसूरत लैंडस्केप हैं। और इस चीज़ ने इरेशनल पैशंस को एक्सप्लोर किया, टेरर को, हॉरर को, जो एंसेस्ट्रल गिल्ट्स हैं, जो अपने आबा अजदाद के कारनामों का जुर्म की शर्मिंदगी है वो है। और यहाँ पे न्यू क्लासिसिज्म बिल्कुल स्प्रेस हो गया क्योंकि ये टोटली सुपरनेचुरल से डील करती थी, ये किसी किस्म के रीज़न लॉजिक को नहीं मानती थी, और यहाँ से ही फ्रैंकेनस्टाइन और ड्रैक्युला जैसे हॉरर जो जॉनरा वाले नावल हैं वो आना शुरू हुए। 18th सेंचुरी ने हमें दिया क्या क्या है, एक तो पोइटिक आइडियल्स दिए, पॉलिश्ड पब्लिक रैशनल विट के जैसे कि पोप और स्विफ्ट हैं। इसके अलावा इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न नावल आई जिसमें साइकोलॉजिकल रियलिस्ट नावल भी हैं या कॉमिक सोशल स्टाइल भी हैं। और इसके अलावा इसी चीज़ ने रोमांटिसिज्म के बीज बोए जहाँ जो नावल ऑफ सेंसिबिलिटी और गोथिक हैं। जब वर्डवर्थ और कॉलरिज ने 1798 में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की तो आप समझें कि उन्होंने एक रेवोल्यूशन जो है वो अनाउंस किया कि इनकलाब। उसमें क्या था कि पोइट्री थी, हम्बल लाइफ की, इमोशंस थे,
ट्रैंक्विलिटी को एक्सप्रेस करते थे। और वो जो पोइटिक डिक्शन की एक आ रही थी ना कि शेर इस तरह का होना चाहिए, उसमें थॉट्स ये डिस्कस होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, यानी वो जो अल्लामा इकबाल स्टाइल पोइट्री है उसको चैलेंज करके आप यूँ समझ लें कि जो आम आज़ाद नज़म है उसको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। बट दे कुड नॉट हैव डन सो विदाउट द फाउंडेशन ऑफ 18th century late, especially the novel's new ability to explore the inner depths of a single human soul। क्योंकि अगर नावल में यही सारे सेंटिमेंट्स पहले डिस्कस ना हुए होते तो शायद वो जो लिरिकल बैलेंस हैं पोइट्री में भी ये इमोशंस ट्रांसलेट ना हो सकते।